हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजय नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा चैप्टर सेकंड जो है नर्सिंग रिसर्च के बारे में है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था रिसर्च क्या होता है और आज हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च। तो रिसर्च वो रिसर्च जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में होता है, रिसर्च जो कि नर्सिंग के फील्ड में किया जाता है क्या कहलाता है? नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। ठीक है, नर्सिंग जैसे एक आईसीएन के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज के द्वारा। क्या डेफिनेशन थी देखिए, आईसीएन ने एक डेफिनेशन दी थी, नर्सिंग रिसर्च इज ए वे। ये क्या है? का नर्सिंग रिसर्च एक वे है, इज ए वे nursing research is a way to identify new knowledge, improve professional education, means nursing की professional education and practice and use of resources efficiently। क्या क्या मकसद था? न्यू नॉलेज पता करना, इंप्रूव करना क्या प्रोफेशनल एजुकेशंस को, इंप्रूव आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस, इनके लिए। तो नर्सिंग रिसर्च क्या एक ऐसा वे है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? नया नॉलेज पता करते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन, जो नर्सिंग के एजुकेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव करते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस जो है उसको हम इंप्रूव करने के तरीके ढूंढते हैं, और यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूज कैसे किया जा सके उसके तरीके जो ढूंढते हैं, उसके लिए जो नए मेथड्स अपन सर्च करते हैं, नए मेथड पता करते हैं। तो उन मेथड्स को पता करने का तरीका या उनको कलेक्ट करने का जो वे होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, और ये डेफिनेशन किसने दी? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऐसे ही एक डेफिनेशन पॉलिट एंड बैक के द्वारा दी गई थी। पॉलिट एंड बैक ने क्या कहा था? सिस्टमेटिकली इंक्वायरी, और सिस्टमेटिकली इंक्वायरी कैसी? सिस्टमेटिकली कोई इंक्वायरी करना है ना, जिसमें एक मेथड फॉलो करते हैं अपन, है ना, उस निश्चित मेथड के तहत किसके लिए? डिजाइन टू डेवलप नॉलेज अबाउट व्हाट? Develop knowledge about issue of importance to nursing practice, education, administration and informatics। नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेटिक्स, इन चार एरिया से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें इंप्रूवमेंट के लिए, उसमें सुधार के लिए, उनमें जो ये इंपॉर्टेंट इश्यू है उनमें नया नॉलेज डेवलप करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है वो नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। ओके, गॉट इट? कि जो नर्सिंग के जो क्षेत्र है उनमें अगर हम कोई नया रिसर्च करते हैं, नई चीज फाइंड आउट करते हैं, नया नॉलेज पता करते हैं, नई स्किल्स फाइंड आउट करते हैं, है ना, कुछ नए मेथड्स डेवलप करते हैं, नई थ्योरी डेवलप करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। क्लियर है? मींस जो रिसर्च नर्सिंग के क्षेत्र में किया जाता है वो नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। और नर्सिंग के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? नर्सिंग की प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंफॉर्मेटिक्स, ये वो एरियाज हैं जहां पर रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, तो नर्सिंग के क्षेत्र में किया जाने वाला रिसर्च नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग रिसर्च की पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के बेसिकली दो पर्पज होते हैं। एक तो होता है जनरल पर्पज। कौन सा पर्पज? जनरल पर्पज। और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पज। इज इट क्लियर? दो बेसिक पर्पज हैं, दो पर्पज हैं, एक तो जनरल पर्पज और दूसरा स्पेसिफिक पर्पज, और तीसरा एक और होता है क्लिनिकल पर्पज होता है। ठीक है, तो हम जनरल पर्पज से करते हैं या फिर कोई जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पज से करते हैं, वो दोनों चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं जनरल पर्पज की। ठीक है, तो जो जनरल पर्पज होता है उसको देखिए। जनरल पर्पज में क्या होता है कि जनरल पर्पज भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेसिक रिसर्च होता है और दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च होता है। जब हमने टाइप ऑफ रिसर्च डिस्कस किए थे तो उस टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिक रिसर्च वो होता है जो किस काम आता है? जो इंप्रूव द फंडामेंटल नॉलेज। किस काम आएगा ये जो होता है ये रिसर्च किस काम आता है? टू इंप्रूव फंडामेंटल नॉलेज, टू इंप्रूव फंडामेंटल नॉलेज।
किसी भी सब्जेक्ट विषय के बारे में, किसी टॉपिक या इश्यू के बारे में अगर कोई फंडामेंटल नॉलेज इंप्रूव करना है, मींस आपको कोई बेसिक चीज उसकी नॉलेज इंप्रूव करना है, मींस पेशेंट का प्रैक्टिकल यूज नहीं है अभी कोई पेशेंट पर, तो फिर वो क्या, कौन सा होता है, वो क्या कहलाता है, बेसिक रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा रिसर्च जो कि फंडामेंटल नॉलेज इंप्रूव करता है, बेसिक नॉलेज इंप्रूव करता है, क्या कहलाता है, हमारा बेसिक रिसर्च कहलाता है। इसके जैसे एग्जांपल है ना, टू आइडेंटिफाई द या टू फाइंड आउट द नीड्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ ए सिजोफ्रेनिक पेशेंट। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है ना, टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड फंक्शनिंग ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट। एक कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, किसका पेशेंट है, सिजोफ्रेनिया का, और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट की फंक्शनिंग क्या है, उसकी नीड्स कैसी होती है, उसको आइडेंटिफाई करना आपको, और केवल उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, मींस उसका अभी कोई इमीडिएट यूज नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज इंप्रूव करना है, तो वो कौन सा रिसर्च होगा, बेसिक रिसर्च। तो एक पर्पज ये होता है कि हम अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, अपनी बेसिक पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है अप्लाइड रिसर्च होता है। अप्लाइड रिसर्च कौन सा होता है, अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होता है जो जिसका इमीडिएट, जो क्या करता है, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम करता है। किसके लिए, ये किसके लिए करते हैं अपन, ये करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम इमीडिएटली, टू सॉल्व प्रॉब्लम इमीडिएटली। अगर आपको किसी समस्या का समाधान तुरंत चाहिए, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर उसके लिए कौन सा रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए फिर हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे देखिए, है ना, एग्जांपल अगर देखें, है ना, इफेक्ट ऑफ बॉडी मसाज ऑन द वाइटल साइंस एंड एंग्जाइटी ऑफ ए हाइपरटेंसिव पेशेंट। ये कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको आपने बॉडी मसाज दिया, ठीक है, तो उसका इफेक्ट है, उसके वाइटल जो सिस्टम, जो वाइटल फंक्शन है ना, वाइटल साइंस है, उन पे क्या आ रहा है, और उसकी एंग्जाइटी के लेवल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए थी, तो हम उसको क्या, कैसे रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ना, टू असेस द इफेक्ट ऑफ body massage on vital signs and anxiety of a hypertensive patient। ठीक है, एक हाइपरटेंशन का पेशेंट था, उस पे इसका इफेक्ट था, वो आपको देखना था। ठीक है, तो आपको मींस इफेक्ट मिलता है, अच्छा, तो ये इसका मतलब उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पेशेंट की इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एंग्जाइटी को, उसको रिलीफ करने के लिए हम उसको मसाज दे रहे हैं बॉडी की। ठीक है, तो वो एक हल्का फील करेगा उस टाइम। ठीक है, तो ये उसका एक अप्लाइड रिसर्च है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहला जनरल पर्पस था, जनरल में दो थे, एक तो हमारा फंडामेंटल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए बेसिक रिसर्च, और दूसरा प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें अप्लाइड रिसर्च टाइप का रिसर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस वो पर्पस होते हैं जो पर्टिकुलर किसी टॉपिक को समझने के लिए या पर्टिकुलर किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई टॉपिक जिसके बारे में आपको बहुत लिटिल इंफॉर्मेशन है, लिटिल नॉलेज है, तो उस नॉलेज को अगर इंप्रूव करना है, उसमें और सुधार करना है, ठीक है ना, तो फिर हम उसके लिए जो रिसर्च करते हैं, तो वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में होता है, आइडेंटिफिकेशन अगर देखें तो आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, इसका मकसद होता है आइडेंटिफाई द फिनोमेना विच इज लिटिल नॉन। ठीक है, उस फिनोमेना को पता करना जो कम पता है, आइडेंटिफाई द फिनोमेना, आइडेंटिफाई द फिनोमेना विच इज लिटिल नॉन। जो ज्यादा पता नहीं हो, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो, तो ऐसा जो होता है वो क्या कहलाता है, ऐसा जो फिनोमेना है वो क्या कहलाएगा, हमें जो होगा वो लिटिल नॉन होगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, है ना, एग्जांपल जैसे नी आर्थ्रोप्लास्टी होती है, नी आर्थ्रोप्लास्टी के बाद में वो नॉर्मल लाइफ है ना,
कैसे गेटिंग बैक, है ना, गेटिंग बैक टू, वापस जो एज इट जो पुरानी लाइफ थी उसमें वापस कैसे आ जाए, उस तक वापस कैसे नॉर्मल लाइफ हो जाए, है ना, जैसे गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर नी आर्थ्रोप्लास्टी, गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर नी आर्थ्रोप्लास्टी, कि नी आर्थ्रोप्लास्टी हुई है उसके बाद वापस जो है नॉर्मल लाइफ में आना है, तो उसके लिए जो कौन सा जो तरीका होगा, क्या तरीका होगा, उस चीज को पता करना है जो उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर वो कौन सा होता है, आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, दूसरा जो मेथड होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है। कौन सा होता है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मीन होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी फिनोमेना के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करना, किसी फिनोमेना की नेचर को समझना, किसी की फिनोमेना की नेचर को समझना, अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना, है ना, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ फिनोमेना, नेचर ऑफ फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रॉनिक इल पेशेंट है, कोई क्रॉनिक इल पेशेंट है या कोई मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट है, उस पेशेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो समझना आपको, ना। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंसेस ऑफ क्रॉनिक इल पेशेंट। एग्जाम्पल देखिए, एक्सपीरियंसेस ऑफ क्रॉनिक इल पेशेंट, जो लंबे समय से बीमार मरीज होता है, क्रॉनिक इल पेशेंट होता है, उस क्रॉनिक इल पेशेंट का अगर आपको एक्सपीरियंस से समझने हैं तो उसके लिए फिर क्या होगा, कौन सा आपको यूज करना है, उसके लिए फिर आप मेथड जो काम मिलेंगे वो कौन सा होगा, डिस्क्रिप्शन काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट द टॉपिक विच इज पुअरली अंडरस्टूड, इन्वेस्टिगेट ए टॉपिक विच इज पुअरली, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके एक्सप्लोरेशन, है ना। इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट द टॉपिक विच इज पुअरली अंडरस्टूड, जो पहले से बिल्कुल नहीं पता है। एग्जाम्पल देखिए आप, कोविड-19 जब आया था तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसके बारे में जो भी रिसर्च किया गया वो क्या था, एकदम फ्रेश था, न्यू रिसर्च था, तो वो जो इस टाइप से कोई पता करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोरेशन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोई दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको पता करना क्या कहलाएगा, एक्सप्लोरेशन कहलाएगा। ठीक है ना। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है, इसका मीन होता है टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन फिनोमेना, कोई फिनोमेना है उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको पता करना क्या कहलाता है, उसको पता करना जो होता है वो एक्सप्लेनेशन कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहलाता है, वो एक्सप्लेनेशन, है ना, एमंग जो फिनोमेना। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि काउंसलिंग और एनोरेक्सिया नर्वोसा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, बिटवीन, जैसे रिलेशनशिप किसके हो गया, एग्जांपल, है ना, काउंसलिंग, एग्जांपल जैसे काउंसलिंग एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। कोई एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है, उसको वो कैसे रिकवर हो रहा है उससे, काउंसलिंग से, उसका क्या इफेक्ट है काउंसलिंग का, किसका, काउंसलिंग का एनोरेक्सिया नर्वोसा पर क्या इफेक्ट आता है। अगर इस तरह से अगर किस चीज के फिनोमेना को अपन डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लेनेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, कि क्या आउटकम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, है ना। इसका मीन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, इसका क्या परिणाम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम है वो जो है पता करना क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन वो कहलाता है जो प्रोबेबिलिटी होती है आउटकम की, उसको अपन कहते हैं प्रिडिक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सक्सेसफुल विनिंग है
उसका आउटकम क्या होगा। अगर सक्सेसफुल विनिंग होती है तो हमें पता होता है उसका आउटकम होता है कि वो जो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है ना, IQ अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होगी ना। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर विनिंग है वो सक्सेसफुल हुई है, अच्छे से विनिंग हुई, तो डेफिनेटली बच्चे का जो बाद का फ्यूचर होगा वो अच्छा आउटकम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी शो करते हैं तो वो होती है प्रिडिक्शन, है ना। एग्जाम्पल, आउटकम ऑफ सॉरी सक्सेसफुल विनिंग, है ना, आउटकम ऑफ सक्सेसफुल विनिंग, सक्सेसफुल विनिंग। अगर आप सक्सेसफुल विनिंग कराते हैं तो उसका आउटकम जो होगा, ये आपका एक एग्जांपल है प्रोडक्शन का। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आपको कोई डिजायर्ड आउटकम चाहिए ना, तो उस समय आप परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। तो हमारा ये पर्पज भी होता है, जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का पर्पज ये होता है कि परिस्थितियों को कंट्रोल करके हम उसमें कुछ आउटपुट है वो लेके आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई CVD का पेशेंट है और वो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग रोक कर हम CVD को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो इफेक्ट ऑफ जो है ना स्मोकिंग सीजेशन का इफेक्ट है वो अपन देखना चाह रहे हैं किसमें, CVD पर, ठीक है ना। तो किसी पर कंट्रोल्ड जो होता है इंटरवेंशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड इंटरवेंशन, कंट्रोल्ड इंटरवेंशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। जो आउटकम आप चाह रहे हैं, रिजल्ट चाह रहे हैं, डिजायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं, तो वो जो होता है वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल्ड। अगर कोई चीज कंट्रोल करके हम करते हैं तो फिर वो क्या कहता है, कंट्रोल्ड, इसका एक पर्पज होता है। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग सीजन इन CVD पेशेंट, आपने स्मोकिंग बंद कराई और फिर CVD पेशेंट का हमने स्थिति को जो है वो ऑब्जर्व किया कि क्या स्थिति उसमें सुधार हो रही है, ठीक है। एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग सीजन, स्मोकिंग सीजन इन CVD पेशेंट, जो क्रोनिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें हमने क्या किया, स्मोकिंग सीजन करा के फिर उसका इफेक्ट जो देखा, तो वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ क्लिनिकल पर्पज होते हैं। क्लिनिकल पर्पज का मीन होता है कि क्लिनिकली जैसे हम कोई थेरेपी डेवलप करनी है कोई, या फिर पेशेंट का असेसमेंट में कोई टेक्निक डेवलप करनी है, पेशेंट के डायग्नोसिस की कोई टेक्निक डेवलप करनी है, कोई काउंसलिंग टेक्निक है वो डेवलप करनी है, तो वो जो की जाती है तो वो कौन से पर्पज होते हैं, वो क्लिनिकल पर्पज होते हैं, ठीक है। तो दो मेनली जो होते हैं वो हमारे कौन से थे, जनरल पर्पज थे जिसमें अप्लाइड और बेसिक और अप्लाइड थे। उसके बाद हमारे कौन से स्पेसिफिक पर्पज थे, जिसके अंदर ये आ गया आपका आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल हो गए। देन उसके बाद क्लिनिकल पर्पज होते हैं जिसमें पेशेंट का डायग्नोसिस, पेशेंट का असेसमेंट, डायग्नोसिस, थेरेपी एंड देन जो होता है काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर कोई टेक्निक डेवलप होती है तो वो क्या कहलाती है, या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, वॉट एवर पेशेंट की रिगार्डिंग क्लिनिकल पर्पज से जो भी होता है तो वो क्लिनिकल पर्पज हो जाएंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे नर्सिंग रिसर्च के पर्पसेज होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है नीड्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च की नीड कहाँ है, नर्सिंग रिसर्च कहाँ किया जाता है, क्या क्या नीड्स है नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग रिसर्च की जो पहली नीड होती है ना, क्यों करते हैं नर्सिंग में रिसर्च, टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंसी एंड द टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। रिसर्च होगा तो हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारा नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या होगी, कॉम्पिटेंसी मीन्स जो उसकी कार्य की दक्षता है, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी एंड देन टेक्निकल स्किल्स होगी वो इम्प्रूव होगी। तो किस लिए, है ना, इम्प्रूव करने के लिए क्या, इम्प्रूव जो होगी वो क्या होगी, इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी और टेक्निकल स्किल्स को अगर इंप्रूव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें नर्सिंग में रिसर्च चाहिए, नई मेथोडोलॉजी, नई टेक्निक्स चाहिए, जिससे क्या होगा, इसमें रिसर्च में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा, हमें हमारी जो नॉलेज और जो प्रैक्टिस होती है
हमारी नॉलेज और जो प्रैक्टिस होती है उसमें कुछ गैप है। नॉलेज में हम किताबों में कुछ और पढ़ते हैं और रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हम कुछ और करते हैं, ठीक है। हमारी क्लिनिकल सिनेरियो में हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो गैप को फिल करना है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? रिसर्च चाहिए कि भाई हम जो है नॉलेज हम पढ़ते ऐसा है और काम ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए हमारी प्रैक्टिस जो है वो एविडेंस बेस्ड बनाए। कैसी प्रैक्टिस बनाए? एविडेंस बेस्ड, की एविडेंस जो कहता है ये है, इसलिए हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? रिसर्च चाहिए। प्रैक्टिस में इंप्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस और नॉलेज का जो गैप है उसको फिल करने के लिए, फिल द गैप ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। किसके लिए? फिल गैप बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिस। और ये तभी भरा जाएगा जब हम कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, साक्ष्य आधारित कोई प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वो गैप होगा जो भर जाएगा, ठीक है। तो साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए हमें नॉलेज और गैप को इसको भरना है, तो उसमें हमें पहले रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च से हमें एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे और उसके बाद हम उस पर जो वो प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक और नीड है हमारी गैप को उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। जब रिसर्च आप करते हो तो रिसर्च से क्या होगा? एनहांस द प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। अगर एक प्रोफेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, निरंतर डेवलपमेंट करना, निरंतर उसमें सुधार करते रहना, निरंतर विकास करते रहना, अगर रिसर्च नहीं होगा तो प्रोफेशनलिज्म है वो वहां से रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, हमारी जो जवाबदेहिता है प्रोफेशन के प्रति, वो भी पूरी करनी है और प्रोफेशन का भी सुधार करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रोफेशनलिज्म एनहांस करने के लिए और प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमें नर्सिंग में रिसर्च की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? टू इंप्रूव या एनहांस प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। हमारी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए और प्रोफेशनलिज्म के को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं? नर्सिंग में रिसर्च की जरूरत होती है, नीड होती है, ठीक है। आपको नर्सिंग प्रैक्टिस में कुछ नए अगर मीजर्स डेवलप करने हैं, कुछ नए मेथड्स डेवलप करने हैं, तब भी क्या चाहिए? नर्सिंग रिसर्च की नीड होगी। टू डेवलप न्यू मीजर्स, है ना, टू डेवलप न्यू मीजर्स, टू डेवलप न्यू मीजर्स, टू डेवलप न्यू मीजर्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस। आपको नर्सिंग प्रैक्टिस में कुछ नए मेथड्स डेवलप करने हैं, कुछ न्यू मीजर्स डेवलप करने हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए? उसमें नर्सिंग में रिसर्च की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंप्रूव करना है स्टैंडर्ड्स एजुकेशन का, है ना। इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो होता है, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से लेकर वार्ड इंचार्ज तक, उसको हमारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? तो उसके लिए नई टेक्निक डेवलप करनी है, तो रिसर्च चाहिएगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नई मेथोडोलॉजी लानी है, डेवलप करनी है, नई मेथोडोलॉजी, टीचिंग टेक्निक नई डेवलप करनी है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? रिसर्च चाहिएगा, है ना। तो किसके लिए? टू डेवलप, है ना, टू डेवलप या टू इंप्रूव स्टैंडर्ड, टू इंप्रूव स्टैंडर्ड of nursing education and nursing administration practice techniques, nursing administration techniques, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक्स और नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है, तो उसमें भी क्या चाहिए? रिसर्च की आवश्यकता होती है। नर्सिंग में बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई, हमारी नर्सिंग में बहुत सारी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स डेवलप हुए, लेकिन समय के साथ क्या होती है? उनमें परिवर्तन की जरूरत होती है, उनको रिफाइन करने की जरूरत होती है। तो उनको अगर रिफाइन करना है, समय के साथ उसमें चेंजेस लाने हैं, परिवर्तन लाने हैं, तो उसके लिए रिसर्च चाहिएगा। और अगर नई थ्योरी, नए प्रिंसिपल्स कुछ डेवलप करने हैं, तब भी तो क्या चाहिए? रिसर्च की जरूरत है। मीन्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ थ्योरीज, रिफाइनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? रिसर्च चाहिए, है ना। रिफाइनमेंट ऑफ existing
theories and principles and development of new theories, नई theories and principles। कुछ नई थ्योरी और प्रिंसिपल अगर डेवलप करने हैं तो फिर उसके लिए क्या चाहिए, नई थ्योरीज और प्रिंसिपल्स अगर डेवलप करने हैं तो उसके लिए भी क्या चाहिएगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी, रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। आप सोसाइटी में जहां काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी बनती है सोसाइटी के प्रति, और दूसरा ये होता है कि हम अपने क्षेत्र का विस्तार करें। अगर आप अपनी क्लिनिकल क्षेत्र में एरिया में और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक्सटेंडेड हो जाएगा, और सोसाइटी में और नए रोल अगर अपने विकसित करना चाहते हैं तो एक्सपांडेड रोल हो जाएगा। तो आपको अपने नर्सिंग के एक्सटेंडेड और एक्सपांडेड रोल पता करने हैं और नए रोल जो है वो डेवलप करने हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, नर्सिंग में रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसके लिए आइडेंटिफाइंग एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स इन सोसाइटी, identify extended and expanded role of nurse, रोल ऑफ नर्स। नर्स के जो एक्सटेंडेड और एक्सपांडेड रोल है सोसाइटी के अंदर वो पता करने हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। देन एटीट्यूड ऑफ द नर्स इज मोल्डिंग ऑफ द एटीट्यूड ऑफ नर्स, ठीक है। मोल्डिंग द एटीट्यूड ऑफ नर्स, जो नर्सेस का एटीट्यूड है किसके रिगार्डिंग, हमारा स्पेशली रिसर्च के प्रति जो एटीट्यूड होता है ना, वो क्या है, हमारा वैसे भी नेग्लेक्टेड पार्ट रहता है, सबसे मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट होता है नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग रिसर्च जिसका एट ए टाइम जो, तो हमारा जो सोसाइटी के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, सोसाइटी के लिए कुछ इनोवेटिव कर सकें, तो वो किसके माध्यम से हो सकता है, वो रिसर्च के माध्यम से होता है। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो जो है मोल्ड किया जाए, ठीक है, ताकि हमारी जो इनटू द डिजायर एंड एबिलिटी टू हेल्प द सोसाइटी, कि लोगों की हेल्प की जाए, जो हमारी एबिलिटी है उसको यूटिलाइज किया जाए, हमारी एबिलिटी को यूटिलाइज किया जाए और लोगों को हेल्प करने की एक डिज़ायर जो डेवलप करने की जाए। तो वो अगर डिज़ायर और एबिलिटी जो डेवलप हो जाती है वो उसके लिए हम मोल्ड हो जाते हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ मोल्ड होता है, तो वो नर्सिंग रिसर्च के माध्यम से नए इनोवेटिव आइडियाज़, नए इनोवेटिव टेक्निक्स जो लेके आएगा और सोसाइटी की हेल्प करेगा। तो इसके लिए भी हमारी मोल्डिंग के लिए भी हेल्प करता है, हमारा नर्सिंग रिसर्च उसमें हेल्प करता है, और उसके माध्यम से हमें पता लगता है, हमारी एबिलिटी का पता लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, इनोवेटिव कुछ ला सकते हैं, इनोवेटिव थेरेपीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, और सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये नर्सिंग रिसर्च के जो है वो नीड है। पहली नीड क्या थी, नर्सिंग रिसर्च की जो पहली नीड है कि हम टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और जो टेक्निकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करेंगे, नॉलेज और प्रैक्टिस का गैप फुलफिल करेंगे, प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करेंगे, नए मेजर्स हैं वो डेवलप करेंगे, देन प्रैक्टिस के नए मेजर्स, देन स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्रूव करेंगे, देन उसके लिए रिफाइनमेंट के थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के लिए नए डेवलप करने के लिए, एक्सटेंडेड रोल पता करने के लिए, और नर्सिस के एटीट्यूड को मोल्ड करने के लिए नर्सिंग रिसर्च की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च का स्कोप कहाँ है, कौन से वो एरियाज हैं जहां पर नर्सिंग रिसर्च का स्कोप है। नर्सिंग रिसर्च का किन किन एरियाज में, नर्सिंग रिसर्च का पहला चीज होता है नर्सिंग एजुकेशन में। कहाँ स्कोप है, नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, प्रोफेशन में, और नर्सिंग रिसर्च इटसेल्फ में। मीन्स वो कौन से एरियाज हैं जहां पर नर्सिंग में रिसर्च किया जा सकता है। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर नर्सिंग में रिसर्च, एजुकेशन में क्या होता है, यहाँ कुछ टेक्निक्स जो है ना, नई टेक्निक्स डेवलप करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या करनी है, नई टेक्निक है वो डेवलप करनी है ना। मीन्स एजुकेशन में जो है नर्सिंग के में कुछ मेथोडोलॉजी या वो जो करिकुलम है उस करिकुलम में कुछ चेंज करना है, तो ये सारा एजुकेशन में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ टेक्निक आपको डेवलप करनी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको अगर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनानी है। प्रोफेशनलिज्म में आपको जो है, प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना है। और नर्सिंग रिसर्च इटसेल्फ, और नर्सिंग रिसर्च खुद में नए जो है
मेथोडोलॉजी है वो डेवलप करनी है, तो इसके लिए क्या चाहिए? रिसर्च चाहिए। ये वो एरियाज हैं जहां पर नर्सिंग में रिसर्च की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इज आर एरियाज फॉर द नर्सिंग रिसर्च। ओके, चलो नेक्स्ट, स्कोप ऑफ नर्सिंग, इनमें स्कोप रहेगा, इनमें एरियाज रहेगा। देन एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना एथिक्स आप रिसर्च नहीं कर सकते, बिना एथिकल प्रिंसिपल के आप रिसर्च नहीं कर सकते, एथिकल कमेटी के अप्रूवल के बिना आप रिसर्च नहीं कर सकते। एथिक्स का मतलब ये है कि हम, ये गुड है, ये वो गुड जो अच्छी चीजें हैं, जो ये वो अच्छी चीजें हैं जो क्या करती है पेशेंट के लिए, पेशेंट के जो पार्टिसिपेंट है उनको कहीं भी हार्म नहीं हो, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उनके लिए जो बेनिफिट हो, उनका रिस्पेक्ट हो, उनकी डिग्निटी बनी रहे, उनके साथ जस्टिस हो। इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो एथिक्स में, नर्सिंग रिसर्च में जो एथिकल प्रिंसिपल्स है इनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेट्स सी कौन कौन से हैं। तो पहला होता है, देखिए पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। किसका प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। अब देखिए, रिस्पेक्ट का वो प्रिंसिपल है फॉर द पर्सन ऑफ द ह्यूमन और ह्यूमन डिग्निटी। पेशेंट का या जो पार्टिसिपेंट है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट होना चाहिए। और रिस्पेक्ट का मतलब है कि उसको ऑटोनॉमी देनी है। किसके लिए? ऑटोनॉमी फॉर पार्टिसिपेशन। किसके लिए? ऑटोनॉमी फॉर पार्टिसिपेशन मीन्स उसको जो है क्या करना है? ऑटोनॉमी, उसको ऑटोनॉमी लिखेंगे, चलो ऑटोनॉमी मीन्स वो स्वतंत्र रखना है कि वो पार्टिसिपेट करे या ना करे, उसकी इच्छा पर निर्भर करना चाहिए, आपकी तरफ से उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस मीन्स जो आपकी रिसर्च है उस रिसर्च से, आपकी रिसर्च से उसको बेनिफिट होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी रिसर्च से उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। तो क्या होता है? ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। उस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। जो पार्टिसिपेंट है आपकी स्टडी का, उसके साथ क्या होना चाहिए? जस्टिस मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल्स हैं वो जो किसके हैं? एथिकल प्रिंसिपल। इनके भीतर कुछ और चीजें हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट है, इसका मतलब है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, या इसका मतलब था ऑटोनॉमी। क्या नाम होता है? ऑटोनॉमी। खुद तय करना, उसको तय करने दीजिए कि आप वो पार्टिसिपेट करने के लिए राजी है या नहीं है। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो फिर पार्टिसिपेट करवाइए, जबरदस्ती उससे पार्टिसिपेशन मत करवाइएगा। तो ये तो होता है प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन या ऑटोनॉमी, एक चीज। दूसरा होता है है ना, द राइट टू फुल डिस्क्लोजर। राइट टू फुल डिस्क्लोजर, राइट टू फुल डिस्क्लोजर। उस पार्टिसिपेंट को आपको रिसर्च के बारे में सारी बातें बतानी पड़ेगी कि किस पर्पज के लिए रिसर्च किया जा रहा है, क्यों रिसर्च किया जा रहा है, कैसे रिसर्च करोगे, और ये डेटा आप किसको बताओगे तो नहीं, हमारी प्राइवेसी, डिग्निटी, सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे या नहीं, ये सारी चीज़ें किस तरह से आप इस चीज़ को, प्राइवेसी को मेंटेन करोगे, वो सारी चीज़ें जो पेशेंट, उस पार्टिसिपेंट के जो डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तभी जाके आप क्या कर पाएंगे? उसकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, उसकी ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रख पाएंगे। पहली चीज़ ये प्रिंसिपल आपको ये फॉलो करना। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस का है कि पेशेंट के साथ क्या करना है? डू गुड। पेशेंट के साथ क्या करना है? हमेशा क्या करना है? डू गुड। पेशेंट के साथ अच्छा करना है। पेशेंट, उस पार्टिसिपेंट के साथ कहीं भी कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, है ना। डू नॉट रिस्क, पेशेंट को किस तरह की रिस्क है वो नहीं देनी है ना। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम हार्म एंड डिस्कम्फर्ट। क्या होना चाहिए? राइट टू फ्रीडम फ्रॉम हार्म एंड डिस्कम्फर्ट। उस पेशेंट को किसी प्रकार का कोई भी डिस्कम्फर्ट और हार्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपकी रिसर्च से। ठीक है। एंड देन राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। आपकी रिसर्च से उसके साथ किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए उसका।
आपकी रिसर्च से कहीं भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए उस पार्टिसिपेंट को, जो आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो, उसको किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। देन तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब है उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेयर ट्रीटमेंट मीन्स जो बेनिफिट है वो रिस्क की बजाय क्या होना चाहिए, उसको ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ जो है वो न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला होता है राइट टू फेयर ट्रीटमेंट। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, उस व्यक्ति के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो आप मैनिपुलेट कर रहे हो उसके साथ, वो हमेशा फेयर होना चाहिए। वो कहीं भी उसके साथ दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें दुर्भावना निहित नहीं होनी चाहिए, वो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर पेशेंट उसको नुकसान नहीं पहुंचा देना, पहली चीज। दूसरा होता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का मीन क्या होता है कि उसकी निजता का ख्याल रखोगे। जब आप उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसकी बॉडी की, उसकी जो शरीर की निजता है उसका ख्याल रखोगे, एकांतपन है वो उसको बनाए रखोगे। आप उसको कुछ असेसमेंट कर रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो कम से कम उसको पूरी प्राइवेसी देकर फिर उसको करोगे। ठीक है, प्राइवेसी। देन उसके बाद उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन होता है कि वो उसकी गोपनीयता, जो उसने बताया है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, गोपनीयता बनाए रखोगे। एंड एनोनिमिटी, और उसका जो डेटा उसने बताया है उसका किसी को नाम नहीं बताओगे आप। एनोनिमिटी, नाम है वो आप किसी के साथ नहीं शेयर करेंगे, एनोनिमिटी को मेंटेन करेंगे। तो ये होता है राइट टू प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। तो ये तीनों जो है राइट टू रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तीनों प्रिंसिपल्स जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं और इनको रिसर्च में फॉलो करना होता है, इन तीनों एलिमेंट्स को। तभी क्या करता है, तब हम जब इनको ध्यान में रखते हुए जब हम रिसर्च करते हैं, और तभी हमें क्या मिलती है, एथिकल कमेटी से अप्रूवल मिलती है, रिसर्च हमारी आगे बढ़ पाती है। ठीक है, तो ये था नर्सिंग रिसर्च के बारे में जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किए, है ना। क्या क्या थे आज? हमने नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन से बात की थी, नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, उसके पर्पजेस, जनरल पर्पस, देन स्पेसिफिक पर्पस, हमने साथ में क्लिनिकल पर्पस भी डिस्कस किए, देन नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च एंड द एथिक्स इन रिसर्च। ठीक है, सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट नर्सिंग रिसर्च। थैंक यू वेरी मच।